हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। आज बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र का कैसे काम करता है, हाउ इट विल वर्क। चूँकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट ईयर का मेरे पास में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके थ्रू मैं आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आपका महाराष्ट्र का काउंसलिंग काम करता है। ओके, सो चलो वीडियो को अंत तक देखना, पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी कि हाउ द महाराष्ट्र अथॉरिटी विल वर्क। सबसे पहली नंबर बात मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली थी कि आपको सबसे पहले क्या करना था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने होंगे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका एक लिस्ट आएगा जिसमें कि कॉमन मेरिट लिस्ट आएगा, कॉमन एसएमएल जिसके नाम से अपन फेमस करते हैं ना कि एसएमएल के अकॉर्डिंग मैं रैंक बता पाऊंगा, तो एसएमएल आएगा। उसके बाद क्या होगा, यू विल डू द चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1, देन अ प्रोविजनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, और उसके बाद क्या होगा, फाइनल रिजल्ट विल कम एंड दैट देयर विल बी अ लास्ट डेट। उसके बाद क्या होगा कि फिर से ऑनलाइन प्रेफरेंस डालना होगा राउंड 2 के लिए, फिर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट होगा राउंड 2 का, एंड देन फिर राउंड 2 में ज्वाइनिंग होगी। देन फिर थर्ड राउंड के लिए अगेन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी एंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से अपलोड होगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी राउंड 3 में, एंड देन आपका डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आएगा। ओके, देन उसके बाद एक डेट आएगी जिस पे आपको ज्वाइन करना है। देन देयर विल बी अ स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके लिए भी आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करना होगा। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेजेस को, ठीक है, यदि कोई कट ऑफ रिड्यूस होता है तो उसके अकॉर्डिंग। दिस आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेट एमडीएस में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका, नीट एमडीएस का एडमिट कार्ड, कोई भी आधार कार्ड या वैलिड पासपोर्ट, नीट का जो आपका मार्कशीट है 2026 का वो, फिर आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या एसएलसी हाई स्कूल वाला जो है वो, बीडीएस की सारी डॉक्यूमेंट्स, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये 26 का आ जाएगा यहाँ पे, परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, देन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच यू हैव पास्ड और एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जिसका कि एनेक्सर में मैं डाल दूंगा, और फिर आप 3000 रुपये जो जमा करेंगे वो। इसके अलावा कोई आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दैट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज बीन एडमिटेड थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एंड इन सर्विस कोटा, जो महाराष्ट्र में एक एक्स्ट्रा रूल है ना कि 15% कोटा वाला, तो वो 15% कोटा का आपको जिक्र यहाँ पे चल रहा है। अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, इन सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, ये सब तो उसका मेन पार्ट नहीं है उतना। हाँ जी, अब आ जाता है सीट मैट्रिक्स। कैसा कैसा सीट मैट्रिक्स है, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, आई एम सॉरी, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा प्राइवेट कॉलेजेस हैं और माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ये है यहाँ पे, जो कि आपका 50% सीट आ जाता है ऑल इंडिया में और 50% स्टेट में जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद ऑल इंडिया कोटा इन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन डेंटल कॉलेज 50% ऑफ द इंटेक कैपेसिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट विल बी फिल्ड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग। मतलब ये कह रहा है कि भाई 50% तो ऑल इंडिया में चला जाएगा और 50% आपके स्टेट में रह जाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो महाराष्ट्र स्टेट आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगी, तो इट विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट रैंक। उसके बाद आपका एसी बीसी वगैरह को, ईडब्ल्यूएस को, इन सबको क्या मिलेगा यहाँ पे, बेनिफिट मिलेगा। ओके, उसके बाद अनएडेड कॉलेज। अब जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेज हैं उसकी सीट मैट्रिक्स कैसे होती है, तो कुछ सीटें महाराष्ट्र में जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि एक तरह से सेमी गवर्नमेंट सीट हो जाता है, और कुछ उसका जाता है प्राइवेट में इंस्टीट्यूशनल कोटा, एनआरआई कोटा और अगेंस्ट एनआरआई कोटा में, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स हो जाता है आपका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर एलिजिबिलिटी बता दो, एलिजिबिलिटी बता दो। देखो, एलिजिबिलिटी में सबसे पहला वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एनआरआई में जाना पड़ेगा। दूसरा,
नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट और चीफ मेट्रोपॉलिटिशियन पॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा कि आप इंडियन हैं, ठीक है। एनआरआई कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर सीट एक्सेप्ट एनआरआई सीट इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट माइनॉरिटी। तो अगर आप एनआरआई सीट के लिए जा रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपके लिए ऑलवेज गेट ओपन है, ओके। एंड NRI candidate are eligible only for 15% मैक्सिमम NRI सीट के लिए, मतलब जो उस स्टेट का टोटल सीट है उसका 15% सीट NRI में जाएगा और उसी सीट के लिए NRI कैंडिडेट विल बी फाइटिंग फॉर द सेम। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइवेट अनएडेड कॉलेज अंडर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी स्टेट CET एकेडमिक ईयर 26 में जो भी होगा, तो मस्ट हैव कंप्लीटेड BDS कोर्स फ्रॉम dental college situated in the state of Maharashtra, and such candidate will also be covered for relevant general eligibility annexure CC। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है which is very important for you to know कि why Maharashtra state is a closed state, all candidate who have passed the BDS certificate course situated in the Maharashtra state and completed 1 year completely internship, that is the rotatory internship recognized dental college including under section 10.2 of 1948 के अकॉर्डिंग। तो पहला तो यही हो गया कि महाराष्ट्र स्टेट से आपका BDS होना चाहिए। तो BDS फ्रॉम महाराष्ट्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू ट्राई इन महाराष्ट्र तो आपका BDS महाराष्ट्र से होना चाहिए। डेंटल कॉलेज शुड हैव बीन एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और डिम्ड यूनिवर्सिटी एज पर द नॉर्म्स, ठीक है। तो आप महाराष्ट्र में डिम्ड से हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, दोनों के कंडीशन में आप महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, महाराष्ट्र स्टेट डेंटल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए या फिर कोई भी अदर स्टेट का भी चलेगा। और अब तो NDC ने जब से क्लियर कर दिया कि किसी भी स्टेट का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। कैंडिडेट हु हैव पास्ड BDS एग्जामिनेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी आर नॉट एलिजिबल फॉर NEET MDS एडमिशन अंडर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कोटा, क्योंकि उनको FMGE पास करना पड़ेगा, ओके। द कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन रहता है आपका कि सर मैं महाराष्ट्र का डोमिसाइल हूं तो मुझे तो करने देंगे ना अगर मैंने BDS किसी और स्टेट से किया है। तो नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको महाराष्ट्र का क्या करना होगा, अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं और आपने किसी और स्टेट में 15% कोटा के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका गवर्नमेंट सीट आपने किया है, मान लो कि आप महाराष्ट्र डोमिसाइल और GDC इंदौर से आप पास आउट हो, तो आप 15% कोटा के थ्रू तो आप एलिजिबल हो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो AMU BHU वगैरह है इसमें और KGMU में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो महाराष्ट्र में, ठीक है, इन सब स्टेट से। Such candidates should submit certificate from the dean of their respective college and they have to state that I have passed the examination in the 15% quota and second that is the domicile certificate of the Maharashtra। ये दो चीजें आपको सबमिट करना होगा। तो दो क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप महाराष्ट्र से ही सब कुछ किए हो तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं अगर आपने 15% ऑल इंडिया कोटा और महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एल्स आप नहीं कर सकते हैं महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट और एनेक्सर M की वजह से आपको मेडिकल फिटनेस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। देखो गाइस, किसी भी तरीके की काउंसलिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन फॉलो माय पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री इंस्टाग्राम पे, ओके। आप ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री इंस्टाग्राम पे, और आप मेरे से डायरेक्टली डेली 10:30 लाइव मैं करता हूँ, 10:30 पे मैं डेली लाइव जाता हूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ओके। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना, यू वांट टू ज्वाइन माय फ्री काउंसलिंग ग्रुप, ठीक है, और आप मेरी अपॉइंटमेंट लेकर के भी मेरे से बात कर सकते हो। ऑल नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। ऑल कैंडिडेट डिजायरस टू टेक एडमिशन फॉर MDS कोर्स इन द institutional quota must have appeared NEET MDS 2025 declared by the competent authority, right? To be eligible for selection, आप सिलेक्शन के लिए तभी एलिजिबल है, जनरल कोटा EWS में 50% जो भी आपका क्राइटेरिया पे मार्क्स आया, जैसे इस बार है 308, तो वो 308 और 271 ये वाला कैटेगरी में है तो 271, ठीक है, कैटेगरी वालों के लिए, और ऐसे तो 308 नंबर लाने हैं, ठीक है, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको रिवाइज कट ऑफ के लिए वेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। DCI से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका,
या स्टेट, किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो यू कैन पार्टिसिपेट। विदाउट रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दूसरी नंबर बात, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो एनेक्सर ए है उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस वाले डालेंगे, ओके। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड फॉर क्लेमिंग ईडब्ल्यूएस शुड बी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट एनेक्सर ए, और सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। समझ में आया? तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए आपको स्टेट ईडब्ल्यूएस जो एनेक्सर ए है इनके फॉर्मेट में, उसमें से देख लीजिएगा। मैं पूरी डिटेल आपको ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे मैं शेयर भी करता हूं डेली, ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पेज पे जब लाइव आता हूं, ठीक है, तो वहां पे भी मैं इंस्टाग्राम पे आपको बात करता हूं आपसे, ठीक है। तो आप वहां भी मेरे से बात कर सकते हो, डेली 10:30 पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, 10:30 PM लाइव पे, और बात कर सकते हो, कॉलेज के बारे में जानकारी ले सकते हो, पर्सनलाइज 1-to-1। मैं इतने सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं, इसमें सारे बच्चे हमारे ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में रहते हैं, वहां से आपको इनसाइट दिलवा दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेज सो एज टू अवेल इररेस्पेक्टिव क्लेम, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा आपको पता है कि वीजे कैटेगरी में DTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SCBC, ये सारी क्लॉजेज जो है, ये सारी क्लॉजेज आपको फुलफिल करना होगा, लेकिन अगर क्रीमी लेयर में है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। इन सर्विस कोटा है तो आपका इन सर्विस कोटा लग जाएगा, ठीक है। इन सर्विस कोटा के लिए आपको मतलब कोई NOC लेना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट से, अपने जहां पे आप काम कर रहे हैं। नॉन एलिजिबिलिटी क्या होगा? यदि कोई स्टूडेंट हु हैव पास द BDS फाइनल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द महाराष्ट्र एक्सेप्ट कैंडिडेट 15% कोटा, ठीक है, मतलब नॉट एलिजिबल, ठीक है ना, नॉट एलिजिबल नीट MDS काउंसलिंग के लिए, तो ये कैंडिडेट रहेगा कि अगर आपने आउटसाइड महाराष्ट्र से किया है, बहुत क्लियरली वो मेंशन करते हैं, तो आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 15% गवर्नमेंट कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली सीट के अलावा वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन डेंटल कैंडिडेट एक्सेप्ट OCI, ठीक है ना, जिनके पास OCI है, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट्स है, उनके अलावा बाकी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते अगर आपके पास NRI डॉक्यूमेंट नहीं है तो, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर नीट MDS एग्जाम, वो भी नहीं कर सकते हैं। हु आर नॉट कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप एज पर द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ 2026 का जो डेट है उस तक आपको कर देना है। कोई रिजल्ट में लैप्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का एकेडमिक ईयर में आप कॉलेज BDS का नहीं छोड़े हुए होने चाहिए, ये सारी चीजें उनकी क्राइटेरिया है, ठीक है। कट ऑफ के नीचे बियॉन्ड कट ऑफ आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे। महाराष्ट्र MHCET उसका साइट है, उस पे जाकर के आपको जैसे ही काउंसलिंग का आएगा, मैं अपने ग्रुप्स में जो 3-4 ग्रुप है अपनी, उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। मेरी टीम आपसे कनेक्ट होकर के आपको ग्रुप ज्वाइन करवा देगी, ठीक है। व्हाट्सएप करना है इस पे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आप ड्रॉप करोगे। अब क्या होगा भाई, एज पर द शेड्यूल आप सभी में माइनॉरिटी, अच्छा जिसके पास माइनॉरिटी में जाना है उसके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा। अब देखो जो मनी कितना लगेगा, ये हमेशा आप लोग का क्वेश्चन रहता है। 3000 तो आपका एप्लीकेशन चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, 3000 आपका एप्लीकेशन चार्ज है, दैट इज नॉन रिफंडेबल। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो तो 25,000, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ट्राई कर रहे हो तो 1 लाख रुपए। यदि SCBC या कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में हो तो 12,500, और वैसे प्राइवेट ट्राई कर रहे हो तो 1 लाख रुपए। मतलब महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज में जो जाना चाहते हैं उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए रखी गई थी लास्ट ईयर। उसके बाद में याद रखिएगा कि कोई एक्सटेंशन पीरियड नहीं देना पड़ेगा आपको, पेमेंट जब करना है तो करना है भाई, उसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे आपको पेमेंट क्लियर कर देना है उनका, ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड एट द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस टू द सेम अकाउंट और कार्ड फ्रॉम विच इट हैज बीन मेड पेमेंट। तो रिफंडेबल जो आपका सिक्योरिटी जमा हुआ है 1 लाख रुपए, 25,000 या 12,500, ये आपके सेम अकाउंट में वापिस कर दिया जाएगा, ओके।
कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे से ग्रुप में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ए कैंडिडेट हैड बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 and 3, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। रिफंडेबल सिक्योरिटी कब फॉरफिटेड हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि रिफंडेबल सिक्योरिटी किस कंडीशन में आपका खत्म हो जाएगा। यदि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है और आप रिपोर्ट नहीं करते हो, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया आपका पैसा गया, ठीक है, आप समझो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा वापस आ जाएगा। ए कैंडिडेट हु हैज रिजाइन्ड अप टू राउंड 3 and subsequent round after joining including the candidate who has filled the SRF, मतलब सीट जो आप अपना बुक करते हो उसका जो फॉर्म होता है, ठीक है, इन राउंड 1, तो उस कंडीशन में भी अगर आपने राउंड 1 में सीट ले लिया है, उसके बाद आप छोड़ना चाहते हो आफ्टर स्टिपुलेटेड डेट और टाइम, तो आपका पैसा चला जाएगा। और राउंड 3 तक में अगर आपको मिला है सीट, आपने छोड़ दिया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा वापस। इफ ए कैंडिडेट गेट कैंसल ड्यू टू एनी रीजन, इन केस कैंडिडेट गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ विच सीट हैज बीन अलॉटेड एंड लेटर कैंसिल्ड, उस केस में भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या किए, आपने जब फॉर्म डाल रखे थे काउंसलिंग के समय, जब अप्लाई कर रहे थे, उस समय आपने कुछ भी गलतियां करी हैं, तो आपने उसका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, उस कैंडिडेट के केस में भी अगर आपका जो एडमिशन है, जो अलॉटेड सीट है, वो गवर्नमेंट कैंसिल करती है, फिर भी आपका पैसा नहीं देगी। दैट्स वाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं एवरीडे 10:30 PM पे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ ज्वाइन करके जो भी क्वेरीज होगी आप पूछ सकते हो। नहीं, अगर पेड अपॉइंटमेंट लेनी है तो पेड अपॉइंटमेंट भी मेरे उसी पेज पे ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे ज्वाइन करके आप ले सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का ये पेज है, वहां से आप मेरे से ज्वाइन करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब कैसे जाएगा सिक्योरिटी का, देखो पोजीशन एट द राउंड 2 अलॉटमेंट का, कैंडिडेट ज्वाइंड आइदर ड्यूरिंग राउंड 1 और राउंड 2, डिपॉजिट विल बी केप्ट एज डिपॉजिट फॉर रिमेनिंग राउंड, कंटिन्यूअस चलेगा। अगर राउंड 2 में अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ है, डिड नॉट ज्वाइन, डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। यदि कैंडिडेट ने को कोई सीट नहीं मिलता है तो डिपॉजिट आगे फर्दर राउंड में चलते रहेगा। राउंड 3 में कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइंट कर दिया राउंड 3 में, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी ट्रांसफर्ड एट द सेम अकाउंट और कार्ड, मतलब आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यार सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपने राउंड 2 राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिला, आपने ले लिया, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज मिला है और आपने एक स्टिपुलेटेड डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपने सीट को छोड़ा नहीं, तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। वेरी क्लियर, ठीक है। कैंडिडेट नॉट अलॉटेड इन राउंड सीट, तो आपका डिपॉजिट फर्दर राउंड के लिए चलेगा। स्ट्रे राउंड में क्या होगा, कैंडिडेट अलॉटेड बट ही इज नॉट ज्वाइनिंग, तो क्या होगा उस केस में, पहला तो राउंड 3 में तो इंटायर प्रोसेस के लिए भी डिवाइड हो गया, और इस केस में भी वही होगा, इंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन में आपको डिवाइड किया जाएगा। लेकिन यदि आपने कॉलेज ले लिया और छोड़ दिया तो भी फॉरफिटेड हो जाओगे, और यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका पैसा वापिस आ जाएगा इवन स्ट्रे राउंड में। तो यदि डिपॉजिट ऑफ द कैंडिडेट इज फॉरफिटेड एट द एंड ऑफ राउंड 2, सच कैंडिडेट इफ विशेष टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, यदि आप फिर से राउंड 3 में जाना चाहते हो तो आपको वापिस रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशन डाल करके, कितना, 3,000, और फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। मतलब आप राउंड 3 में वापिस से जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, यदि आप फॉरफिटेड हो गए हो तो, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल, ठीक है ना, एज पर द डेट एंड टाइम। आपको ऑनलाइन में सारे लिंक आपको डिस्प्ले होंगे, उसमें आपको सारा डिटेल्स डालना है। उसके बाद सारा डिटेल आप कैसे डालोगे, तो कैंडिडेट विल रिसीव, आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस पर एक OTP आएगा, OTP के थ्रू आप करते चले जाओगे। बिफोर सबमिशन एक सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा कि मैंने जो भी डिटेल्स दिए हैं मेरा सही है, कुछ भी मैंने गलत नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आप पढ़ करके प्रॉपर सारे कुछ एकदम ध्यान से फिल करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वापस फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उस समय देखा जाएगा। उसके बाद पासवर्ड आप बना करके, ठीक है ना, द सिस्टम विल आस्क फॉर ए पासवर्ड। तो एलिजिबल कैंडिडेट के पास क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करके चेंज करने का भी थोड़ा बहुत ऑप्शन देते हैं, करेक्ट वेरीफाई करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है ना।
और 3,000 रुपया देने के बाद में आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप रिसिप्ट जरूर रखिएगा, ये 3,000 रुपये का रिसिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मांगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। उसके बाद लॉगिंग आपको कहाँ करना है, MSCET पे। यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड आ गया। अब फर्दर राउंड जो है उसके डाउनलोड करके रख लोगे सारी डिटेल्स को। तो आपको क्या क्या करना है, इफ यू कमिट एनी मिस्टेक इन चॉइस फिलिंग एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय हिज ऑफिस। अगर आपके मतलब MSCET की तरफ से नहीं होगा, कैंडिडेट को आपको क्या क्या प्रिजर्व करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड एंड अदर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो ब्रोशर के अकॉर्डिंग, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास में रखने हैं। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप क्या क्या करोगे, सेम वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा, डाउनलोड करोगे अपना एडमिट कार्ड वो चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, उसके बाद नीट MDS का मार्कशीट चाहिए होगा, क्लास 12 का नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के लिए चाहिए होगा, डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का चाहिए होगा, BDS डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, DCI रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, कोई भी स्टेट का चलेगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से कि आप 15% कोटा में गए थे वो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिसिप्ट, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। यदि नॉन क्रीमी लेयर है जो कैंडिडेट है तो उसके पास कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से उसका डॉक्यूमेंट रिलीज होना चाहिए, EWS। ऑल इंडिया कोटा वाले का ऑल इंडिया कोटा की तरफ से एक लेटर आना चाहिए, ठीक है ना। PWD वालों का अपना लेटर होना चाहिए, ऑर्फन और NRI, ये पूरा डिटेल, ये PDF भी मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा, ओके ना, सो डेट कि आपको ईजी हो जाए। उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज और अलॉटेड सेंटर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी तरीके का आपकी प्रॉक्सी उसमें नहीं चलेगी। कट ऑफ आपका वही रहेगा, रिजल्ट पब्लिश होगा इन सर्विस वालों के लिए इन सर्विस, कॉमन स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक आएगी आपकी, जो SML आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के बेसिस पे आपका कॉलेज अलॉट करेगा। दैट विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन, प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फिलिंग अप करना, एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो चॉइसेज आप डालते हो राउंड 1 में, राउंड 2 में या राउंड 3 में, वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी होती है माय डियर फ्रेंड। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया माय डियर डॉक्टर्स तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में होता क्या है कि आपसे अच्छा रैंक वाला बच्चे को कहीं खराब कॉलेज मिल जाएगा, और आपका हो सकता है कि अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग की जाए तो कहीं अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। इसलिए मैं खुद ही बहुत सारे बच्चों का एवरी ईयर में अपॉइंटमेंट दे करके चॉइस फिलिंग कराता हूं। तो आप अगर चॉइस फिलिंग मेरे से कराना चाहते हो तो यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट, यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, ठीक है। आप इस वाले पेज पे जा करके इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे जा करके आप मेरे से बात कर सकते हो। तो राउंड 1 to 3 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करें, ठीक है ना। और यही चॉइसेज आपका क्या होगा, दिस चॉइसेज विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट राउंड एक्सेप्ट ऑनलाइन स्ट्रे एंड ऑल। मतलब क्या होगा, ये कैरी नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कैरीड फर्दर राउंड में, नहीं मतलब आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग न्यू करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं लास्ट ईयर भी बच्चों का जब काउंसलिंग कर रहा था उस समय मुझे हर राउंड में बच्चों को काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करवानी पड़ रही थी। देयर शैल बी 4 और मोर ऑनलाइन कैप राउंड, मतलब कम से कम 4 राउंड चलेगा, राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे, और स्पेशल स्ट्रे भी कभी कभी चलाना पड़ जाता है, ठीक है। एस का मतलब क्या हुआ, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें एस, आई और एन का प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब क्या हुआ। देखो फर्स्ट 2 डिजिट जो कोड का होगा वो इंडिकेट करेगा स्पेसिफिक कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट इंडिकेट करेगा सफिक्स एस, मतलब स्टेट कोटा सीट, गवर्नमेंट कॉलेज में, कॉर्पोरेशन कॉलेज में, मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है उसके लिए, तो एस आएगा प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट के लिए प्लस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ओके। आई आएगा दैट इज इंस्टीट्यूशनल कोटा, ओके, जो 35% वहां पे इंस्टीट्यूशनल कोटा जाता है उसके लिए, और 15% माइनॉरिटी कोटा के लिए जाता है। मतलब जो 50% गवर्नमेंट सीट बची है, जैसे कि आपका नायर हो गया, मुंबई हो गया, संभाजी नगर वाला हो गया, ये सारे जो 4 कॉलेज हैं आपके पास में, इन चारों कॉलेज में जो 50% सीट बच गया है ऑल इंडिया में जाने के बाद, जो 50% बचा है उसके लिए भी एस लगेगा, प्लस जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उसका 50% सीट चला जाएगा किसमें, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और दैट्स वाई
35% सीट कहां जाएगा? आईक्यू कोटा में। जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है हम इसको मैनेजमेंट कोटा के नाम से जानते हैं, तो उसमें चला जाएगा 35% सीट, और एनआरआई को मिलेगा 15% कोटा का सीट। ओके, ये सारे कॉलेज है जनता, ठीक है। जीडीसी मुंबई, जीडीसी, देखो ये एस आ रहा है ना, ये सारे क्या है? गवर्नमेंट सीट्स हैं। और आई आ गया मतलब इंस्टीट्यूशनल कोटा, एन आ गया मतलब एनआरआई, स्टेट का एसीपीएम, जैसे एसीपीएम धुले प्राइवेट कॉलेज है, तो ये क्या हो गया? स्टेट कोटा का सीट हो गया इसका। 150 जो है ये क्या है? वहां का स्टेट का कोड है इस कॉलेज का। 150 एसीपीएम के लिए आएगा, सिंहागढ़ के लिए आता था 080, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। फी स्ट्रक्चर में पूरी की पूरी सारे कॉलेज का फी स्ट्रक्चर मैं अपने पेज पे अपलोड कर दिया करूंगा, तो डोंट वरी। फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द स्टेट कोटा फी होता है। अगर स्टेट कोटा में 4 लाख है तो आप समझ लो आईक्यू कोटा में कम से कम 15 से 16 लाख होगा। सिंपल सा गणित है यार ये, ठीक है। महाराष्ट्र में एक बेनिफिट है, अगेंस्ट एनआरआई भी आप ले सकते हो। कैंडिडेट शुड फिल हिज मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस और कॉलेज प्रेफरेंस नंबर 1 देन नंबर 2। तो अगर मान लो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बच्चे का कैटेगरी ए वाले बच्चे का और बी वाले बच्चे का, ए की रैंक है 6, बी की रैंक है 7। अगर ए 6 वाले बच्चे ने कोई कॉलेज XYZ डाला है, ठीक है, और बी वाले ने क्या डाल दिया? YXZ, तो क्या सर वाई कॉलेज जो बहुत अच्छा कॉलेज है, क्या वो बी वाले को पहले मिलेगा? नो माय डियर फ्रेंड, अगर एक्स ए वाले बच्चे को एक्स कॉलेज नहीं मिल पाया है, किसी भी रीजन से सीट फुल हो गई है, तो उसको पहले वाई मिलेगा। अगर वाई भी नहीं है तो जेड मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बच्चा वाई डाल दिया है तो इसको मिल जाएगा। हाँ, इस कंडीशन में मिल सकता है कि अगर एक्स वाले बच्चे को एक्स कॉलेज लग गया ए वाले बच्चे को, तो वाई तो अपने आप खाली रह गया, तो वाई वाला इस वाले बच्चे को मिल जाएगा, उस कंडीशन में मिल जाएगा, लेकिन पहले ए वाले को ही सीट दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हर एक चीज बहुत ध्यान से भरिएगा, कॉलेज के चॉइस बहुत अच्छे से कीजिएगा। चॉइस फिलिंग में थोड़ी भी दिक्कत होगी, आप मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 पर्सनलाइज कॉल पे बात कर सकते हो, राइट। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट फिल एनी प्रेफरेंस, किसी भी तरीके का प्रेफरेंस नहीं डालते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को माना जाता है कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, और इनको कोई भी तरह का कॉलेज नहीं मिलेगा। इस केस में भी इनके पैसे वापस मिल जाते हैं, राइट। आई थिंक बहुत सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर क्लियर हो गई होंगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री चैनल इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो ये चारों राउंड में काउंसलिंग चलेगा। आपके प्रीफर्ड चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिया जाएगा। स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म, यदि आपको कॉलेज मिल जाता है और आपने फर्स्ट राउंड में आपने स्टेटस ऑफ रिटेंशन डाल दिया, मतलब आप ज्वाइन कर लेते हो, अकॉर्डिंगली आपको सेटिस्फाइड माना जाता है और आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। लेकिन आपने स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म डाल दिया, उसके बाद कॉलेज छोड़ देते हो, तो आपका पैसा भी जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। देखो, इट इज hereby मेड क्लियर दैट द पीरियड प्रोवाइडेड फॉर सबमिशन ऑफ स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म इज वेरी क्रूशियल। द पीरियड शैल नॉट बी एक्सटेंडेड। मतलब आपको कॉलेज मिला, आपको तुरंत आपको सब कुछ एक्सेप्ट करके आपको कॉलेज को स्टेटस ऑफ रिटेंशन शो कर देना। और मैं कहूँगा जो भी कॉलेज लगता है आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप वापस से चॉइस फिलिंग करेंगे, वो कॉलेज लगेगा नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। रिटेंशन ड्यूरिंग राउंड 2 क्या कह रहा है? कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 एंड फिल द स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म विल बी considered as status retention during round 2 also, and free exit will be available for round 1. Selected candidate will not be applicable for such candidate. मतलब अगर आपने स्टेटस ऑफ रिटेंशन फॉर्म डाल दिया तो आपके लिए फ्री एग्जिट नहीं माना जाएगा। आप ये सोचोगे कि भाई मैंने कॉलेज ले लिया और अब मैं फिर से छोड़ देता हूं, तो उस कंडीशन में आपका फॉरफिटेड ही होगा, ठीक है। देखो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, गवर्नमेंट के लिए भी और आपके लिए। हर साल मैंने देखा लगभग 500-700 बच्चे, 1000 बच्चे अपने पैसे खोते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनको फॉरफीचर का रूल नहीं पता होता है, ठीक है। आप अपग्रेड कर लो, स्टेटस ऑफ रिटेंशन डाल के आप अपग्रेड में जा सकते हो। देयर इज अ चांस यू कैन अपग्रेड द कॉलेज, दैट इज कॉल्ड betterment, ठीक है। राउंड 2 will not amount to be betterment as such, therefore no shifting will be affected in such eventuality, right।
राउंड 1 का प्रोसेस आपका क्लियर हो गया, आपको कॉलेज आपने सेटिस्फाइड मिल ली है, ठीक है। क्या कह रहा, हाउएवर सच ए कैंडिडेट कैन रिजाइन द अलॉटेड कॉलेज बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड स्टिपुलेटेड डेट एंड अवेल फ्री एग्जिट अवेलेबल ओनली इन राउंड 1, ठीक है ना। और उस कंडीशन में भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब अगर आपने पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आपने अगर अपना कॉलेज ले लिया है और छोड़ रहे हो, ठीक है ना, आप अपग्रेड नहीं करना चाह रहे हो, आप छोड़ रहे हो कि भाई नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे कोई और कॉलेज लूंगा, तो आप कर सकते हो। एक स्टिपुलेटेड टाइम एंड डेट होगा उसी के अकॉर्डिंग। अगर वो डेट क्रॉस कर गया तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फ्री एग्जिट का ऑप्शन, फिर आपके लिए परमानेंट क्लोज हो जाएगा। आप अपग्रेड में जा सकते हो। राउंड 2 के बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। राउंड 2 में अपग्रेड कर लो, राउंड 3 में अपग्रेड कर लो। राउंड 2 में क्या होगा, सीट नॉट अलॉटेड ड्यूरिंग राउंड 1, सीट वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग एंड सीट अवेलेबल फॉर ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप फिर से चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको फिर से कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, कोई डाउट है? अब कंडीशन क्या है, द अलॉटमेंट ऑफ राउंड 2, राउंड 2 में कैसे अलॉट होगा कॉलेज आपको। इफ ए कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 इज अपग्रेडेड इन राउंड 2, तो पहले वाला सीट खाली हो गया तो पीछे से किसी एक बच्चे को दे दिया जाएगा उसमें, एंड राउंड 1 विल बी अवेलेबल इन राउंड 2। तो राउंड 2 के लिए जो जिस रैंक पे वो बच्चा आएगा, जिसकी रैंक उस सीट के अकॉर्डिंग फिट होगी और चॉइस फिलिंग में डाला होगा, उसको मिल जाएगा। यदि कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 एंड डज नॉट गेट अपग्रेडेड, तो उस कंडीशन में उसका राउंड 1 का सीट रह जाएगा, एंड नो सीट इज अलॉटेड इन राउंड 2, देन कैंडिडेट इज होल्डिंग राउंड 1 सीट, सच कैंडिडेट विल नॉट गेट फ्री एग्जिट। अब आप फ्री एग्जिट में नहीं जा सकते हो राउंड 2, बट ही और सी विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल होगा। कैंडिडेट विथ नो सीट इन हैंड तो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 एंड डज नॉट ज्वाइन तो फॉरफिटेड, सीधा सीधा है, फॉरफिटेड हो जाओगे, एंड सच कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड इफ द फॉरफीचर सिक्योरिटी। फिर से आपको अप्लाई करना होगा 3,000 दे करके और 1,00,000 रुपए आपको सिक्योरिटी दे करके, ठीक है। तो ये कंडीशन का रूल है। राउंड 3 में भी सेम वही कैंडिडेट का रूल है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। स्टे राउंड में भी यही है, सीट अगर नहीं मिला है तो ठीक है, आप आगे करो पार्टिसिपेट, नहीं अगर आपको मिल गया है सीट, ठीक है ना। चलो एक बार मैं राउंड 3 फिर से समझा देता हूं। राउंड 2 में सीट नहीं मिला या राउंड 2 में नॉन ज्वाइनिंग की वजह से सीट खाली है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसी भी तरीके का राउंड 1 में आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग नहीं किया, डायरेक्ट राउंड 3 में करना चाहते हो, यस यू कैन डू। कैंडिडेट ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में किया, कॉलेज नहीं मिला, उनको भी वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैंडिडेट ने ज्वाइन किया राउंड 1 में, राउंड 2 में स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं डाला तो आप कर सकते हो, और रजिस्टर्ड इन राउंड 3 तो भी कर सकते हो। चॉइस आपको फिर से डालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, ऑनलाइन कैप राउंड 3 कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिन्होंने रजिस्टर किया है, ठीक है, बट नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज टिल राउंड 3, और कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड इन राउंड 1, 2 एंड 3 आर नॉट एलिजिबल। राउंड 1, 2, 3 में अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो यू आर एलिजिबल। राउंड 1 और 2 में अलॉट हो गया है और सीट राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा से भी अगर आपको मिल गया है तो भी आप एलिजिबल स्ट्रे राउंड के लिए नहीं है। मतलब ये क्लियर हो गया कि यार यदि ऑल इंडिया राउंड 3 तक आपको कॉलेज मिल गया है तो आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। महाराष्ट्र का ये रूल है। नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन इन दिस राउंड, नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। अगर रिवाइज कट ऑफ आएगा तो लेंगे, ठीक है, रिवाइज कट ऑफ अगर आ गया तो उनकी मजबूरी होगी लेनी, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये वहाँ का अपना जो SRF है वो रूल है, वो रूल बुक है ये अपना पूरा, ठीक है। तो बाकी और कोई डाउट आई डोंट थिंक सो कि आपको होगा। देखो फीस क्या है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो ये फीस है आपका, जिम खाना एंड ऑल, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का फीस भी मैं आपको अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और वो किसी भी तरीके से आप मतलब 10 लाख का आपका एक बॉन्ड रहेगा कि आप छोड़ते हो स्टेट कोटा का कॉलेज तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब जनरली तो पूरा ही पैसा ले लेते हैं यार, सिंपल सी बात समझ लो, आपसे पूरा कॉलेज का फी ले लेगा वो, तो आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। एनेक्सर ए, अब चलो सारे एनेक्सर शो कर देता हूँ, ठीक है, कौन से कॉलेज का क्या फीस है, ठीक है ना। सभी को अपना अलग हल्का थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाता है, रिजर्वेशन पॉलिसीज है वहाँ पे अपनी, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी समझा दूँ, चलो रिजर्वेशन पॉलिसी समझो।
एसटी को कितना है 7% एंड 3.5%। वीजे कैटेगरी को कितना है 3%, 1.5%। एनटीबी को 2.5%, 1.25%। एनटीसी को 3.5%, 3.5% एंड 1.75%। एनटीडी को 2 एंड 1%। एंड एसीबीसी ओबीसी वगैरह में जो जाएगा उसको पड़ जाएगा कितना 19%। तो टोटल 50% सीट, 25% इधर चला गया। ओके, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके काम में नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये भारत का राजपत्र है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है ना, बट आपको मैंने सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको समझा दिए हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। ओके, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, ठीक है ना, ये सारे इसका फॉर्मेट है। देखो ये जो पीडीएफ मैं शेयर करूंगा ना, इसमें सारा पीडीएफ है। ये ऐसे ही आपको सारा डिटेल्स डालना है। देखो कैसे आप नीट एमडीएस का फॉर्म डालोगे। सबसे पहले आपका एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा जो आप डालोगे, ठीक है ना। आप अपना रोल नंबर वगैरह जो भी XYZ आएगा ये डालोगे, मार्क्स वगैरह आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, नेम आएगा, मदर नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार एंड ऑल। ठीक है, फिर एड्रेस आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका एड्रेस आ जाएगा लोकल। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी है वो आ जाएगा, आपका नेशनैलिटी आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, और वो सारे चीज़ डाल सकते हो। इन सर्विस वालों के लिए इन सर्विस आपको डालना पड़ेगा डिटेल्स। प्रीवियस कॉलेज इन्फॉर्मेशन, जो बीडीएस का कॉलेज है वो आपको डालना इसमें पड़ता है। ठीक है, जो भी आपका बीडीएस का कॉलेज है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर बॉन्ड सर्विस यदि एप्लीकेबल है तो ओके, नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं। यदि आपने 15% कोटा से गए हो तो वो वाला डालना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट नेम, जो आप अपलोड करोगे वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे यहाँ पे। ठीक है, आप लिस्ट देख रहे होगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये इस तरीके से पूरा नाम आ जाएगा। फिर ये चॉइस फिलिंग का तरीका है, ठीक है ना, कि आपने इससे मतलब स्टेट का सीट डाला है। आई मतलब IQ कोटा मतलब मैनेजमेंट, N मतलब NRI कोटा का सीट है वो। ठीक है, देखो ये है एनेक्सर J, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये है एनेक्सर K, ठीक है ना। डोंट वरी, ये पूरा PDF ही ग्रुप में डाला जाएगा। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है ना, आपको यही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डालने हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि मेडिकल फिटनेस वगैरह का क्या डालना है। तो दिस इज द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आपको डालना है। देन दिस इज द स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है ना, वो आपको लेकर के निकाल करके जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नोटराइज एफिडेविट NRI कैंडिडेट्स के लिए है ये। ठीक है, गार्जियन स्पॉन्सर का ये पूरा फॉर्मेट है जो कि मैं पूरे ग्रुप में ही अपने शेयर कर दूंगा। लगभग 200 पेज का है, उसके सारे एनेक्सर्स हैं। ठीक है, जो आपके काम का था माय डियर फ्रेंड मैंने आपको समझा दिया। अब बाकी कोई भी डाउट होता है, you can talk to me in the live session on my Instagram page Ocean of Dentistry at 10:30 PM every day. Okay, next thing is that कि आप मेरे से दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में मेरे से बात कर सकते हो। तो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में अगर मेरे से आप बात करना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, नॉट कॉल रिसीव नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज यू वांट टू बुक माय अपॉइंटमेंट। और डियर फ्रेंड, व्हाट्सएप पे अपना एक फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप पे अपना एक फ्री ग्रुप है। उस ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सारी नोटिफिकेशन कब कौन सी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो सारा कुछ डाला जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और कोई भी कंफ्यूजन होगा यू कैन टॉक टू मी। ओके, थैंक यू।